तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में पिछले वीडियो में हमने एक सूत्र का अवलोकन किया था। वह सूत्र था कालाठ्ठय, जिसके द्वारा सिद्ध होने वाले शब्द कालिकम का रूप सिद्ध प्रयोग करके देखा था। उसी सूत्र से सिद्ध होने वाला एक अन्य शब्द है मासिकम। मासिकम शब्द को यदि हम विग्रह करके देखें तो दो तरह का विग्रह हम तद्धित प्रकरण में करते हैं, एक लौकिक विग्रह, दूसरा अलौकिक विग्रह। तो मासिकम का लौकिक विग्रह यदि करें तो मासे भवम जातम वा, अर्थात मास में, महीने में, भवम यानी होने वाला, जातम यानी हुआ, उत्पन्न हुआ। तो मास शब्द कालवाची शब्द है और सप्तम्यंत पद है मास से विभक्ति में, अतः अलौकिक विग्रह बनेगा मास प्लस गी। इस अवस्था में जो भी कार्य किया जाता है वह अलौकिक विग्रह को आधार बना करके किया जाता है। अतः सर्वप्रथम कालवाची शब्द मास से सुबंत मास प्लस गी से कालाठ्ठय सूत्र से शैक्षिक अर्थ में तत्र भवः तत्र जातः वा, इस अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। तब हमारा रूप बनता है मास प्लस गी प्लस ठय। अब यह तद्धितांत होने के कारण से सर्वप्रथम हम तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, अतः मास प्लस गी प्लस ठय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तदुपरांत सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक मास प्लस गी प्लस ठय की सुप गी विभक्ति का लोक होता है। अतः प्रातिपदिक से परे सुप विभक्ति गी है, अतः उसका लुक हुआ, तब मास प्लस ठय रूप बना। यह एक हमारी तीन सूत्रों के द्वारा प्रक्रिया चलती है जो संज्ञा कार्य करती है। अलौकिक विग्रह से सर्वप्रथम हम विधायक सूत्र द्वारा प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। प्रत्यय के बाद सर्वप्रथम हम उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। प्रातिपदिक के सुप का लुक होता है। यह प्रक्रिया सर्वत्र चलती है। तदुपरांत दूसरी एक प्रक्रिया होती है, जब प्रत्यय प्राप्त होता है तो उस प्रत्यय में जो भी विकार कार्य किए जाने हैं, विकार कार्य का संबंध कोई इत संज्ञा है, कोई आदेश है, वह सारे कार्य किए जाएंगे। तो ठय प्रत्यय में अंतिम हल वर्ण है यकार। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, अंतिम हल वर्ण की हमेशा या नित्य इत संज्ञा हुआ करती है, जिसका विधायक सूत्र है हलन्त्यम। तो इस हलन्त्यम सूत्र से ठय में स्थित अंतिम हल यकार की इत संज्ञा होती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है, जिसका विधायक सूत्र है तस्य लोपः। तो तस्य लोपः सूत्र से
इत संज्ञा हमने की थी अकार की, अतः इत संज्ञा के अकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है, तब मास प्लस ठ रूप बनता है। उसके बाद एक सूत्र पीछे आया था ठस्येकः। इस सूत्र से अंग से परे यदि ठकार हो तो उस ठकार को एक आदेश होता है। तो यहाँ अंग संज्ञा यदि हम देखें तो किसकी होती है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, ये पिछले वीडियोस में भी मैंने बताई थी संज्ञा, दो संज्ञाएं बताई थी, एक तो भ संज्ञा और एक अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञा यानी जिससे, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान हो, तदादि प्रत्यय अंगम, ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर तद आदि, उसके आदि शब्द स्वरूप की अंगम यानी अंग संज्ञा होती है। तो हमारा प्रत्यय का विधान हुआ था मास सुबंत से, अतः मास शब्द क्या हुआ, अंग हुआ। उससे परे प्रत्यय का विधान हुआ था, तब अंग संज्ञक मास शब्द से परे ठ को एक आदेश होता है। तो हल ठकार को, ठकार कहें या हल कहें एक ही बात है, तो हल ठ को एक आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है मास प्लस इक, क्योंकि इक में भी क हल है और ठ में अशेष रहा था तो क में मिल गया, इसलिए क पूर्ण हो गया, तब मास प्लस इक रूप बनता है। तदुपरांत तद्धितेषु चामादेः सूत्र से तद्धित का ईंत प्रत्यय परे होने के कारण मास के आदि अच आकार को वृद्धि आदेश होता है। तो मास में आदि अच आ है, जो कि वैसे वृद्धि संज्ञक है, लेकिन न्याय सूत्र, न्याय के नियम के हिसाब से पर्जन्य वल्लक्षण न्यायेन से पूर्व में भी यदि वृद्धि संज्ञक है तो उसकी भी वृद्धि संज्ञा की जा सकती है। तो अतः यहाँ वृद्धि आदेश आकार को आकार ही हुआ, तब मास प्लस एक रूप बना। यश्येति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी सकार के अकार का लोप हुआ, तब हमारा रूप मास प्लस एक बनता है। मास का स हल हो जाता है, तो मासिक शब्द संयोग करने पर मासिक रूप बन जाता है। अब यह मासिक तद्धित का एक शब्द बन गया, तो यह प्रक्रिया हमारी तद्धित शब्द बनाने तक की थी। तो इस प्रक्रिया में हमने दो चीज़ें देखी, एक प्रत्यय प्राप्त करने के लिए विधायक सूत्र और उस प्रत्यय के कारण से संज्ञा कार्य। दूसरी प्रक्रिया हमने देखी प्रत्यय में किए जाने वाले विकार और उस प्रत्यय के कारण से होने वाले विकार। तो ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। अब तीसरी प्रक्रिया में हम चलते हैं। तो किसी भी शब्द से हमें पद बनाने की आवश्यकता रहती है, अतः पद बनाने के लिए शब्द से प्रत्ययों का विधान किया जाता है। अब जो भी कार्य किया जाएगा इस तद्धितांत मासिक शब्द से किया जाएगा, अतः शब्द से पद बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम सुप प्रत्ययों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि पद संज्ञा
सुबंत और तिङंत की होती है। तिंग प्रत्यय धातु रूपों में लगते हैं और शब्द रूपों में सुप प्रत्यय लगते हैं। अतः सर्वप्रथम सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन सूत्रों की सहायता से सर्वप्रथम ज्ञाप प्रातिपदिकात यानी ज्ञियंत, आबंत और प्रातिपदिक से, तो मासिक शब्द हमारा प्रातिपदिक है। पंचम्यंत पद है प्रातिपदिकात, तो इसका तात्पर्य से भिन्न अर्थात से परे। परश्च दे दिया सूत्र, तो परे प्रत्ययः, प्रत्ययों का विधान होता है। कौन से प्रत्ययों का विधान होता है? तो कहते हैं सुपः, सुप प्रत्ययों का विधान होता है। सुप प्रत्यय कौन कौन से हैं? सु औजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय बताए गए हैं, इन्हें सुप प्रत्यय कहा जाता है। इन प्रत्ययों की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति होती है, 7 विभक्तियां होती हैं किसी भी शब्द रूप में। उन 7 विभक्तियों से 21 पदों का निर्माण होता है। उनमें पहले 3 पद प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के होते हैं। इसी प्रकार से 7 विभक्तियों के क्रमानुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। तो यहाँ द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारा रूप बनता है मासिक प्लस सु। अब मासिकम शब्द चूंकि नपुंसक लिंग का है, अतः नपुंसक लिंग से परे, अदंत नपुंसक लिंग से परे सु को अम आदेश करने का विधान बताया गया है। अतः अतोम सूत्र से अदंत नपुंसक लिंग से परे, मासिक का क अदंत है, अकारांत है, इसलिए इसे अदंत भी कहते हैं। और नपुंसक लिंग में सु प्रत्यय की प्राप्ति हुई है एक वचन में प्रथमा विभक्ति में। अतः नपुंसक लिंग में अदंत से परे सु को अम आदेश हुआ, तब मासिक प्लस अम रूप बना। तदुपरांत अमी पूर्व सूत्र कहता है कि अत से परे यदि अम का अकार हो तो पूर्व और पर दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। तो पूर्व में जैसा वर्ण होगा, अकार का तात्पर्य ह्रस्व और दीर्घ भेद से होता है, तो जैसा भी ह्रस्व या दीर्घ जैसा भी पूर्व होगा वैसा ही आदेश होगा। तो मासिक में क में अ है, अतः दोनों अकारों के स्थान पर एक पूर्व रूप अकार आदेश होकर के मासिकम रूप सिद्ध होता है। तो यह प्रक्रिया चलती है सर्वत्र। अब चूंकि बहुत लंबे टाइम से यह प्रक्रिया चलाते आए हैं, तो यदि हम इसकी प्रकृति को समझ लें तो हमें आगे कार्य करने में गति मिलती है। आगे के कार्य करने के लिए हम गतिपूर्वक कार्यों का संपादन करेंगे। अतः निरंतर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस प्रक्रिया का बारंबार अवलोकन और श्रवण करके इस प्रक्रिया को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी शब्द को या किसी भी रूप को सिद्ध करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न होगी। धन्यवाद।